तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा रिकॉल कर लो। ओके, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने कि डेवऑप्स में कौन सी दो टीमें हैं जो मिलके काम करती है। ठीक है, आईटी टीम में दो टीमें होती है। कौन सी टीम होती है? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। राइट। ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। ओके कूल। सो यस, ऑन अपना जो आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री में दो टीम्स होती है। कौन सी? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। अब दोनों टीम्स जब तक एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगी तब तक उनका काम स्मूथली नहीं होगा। ठीक है, तो यस, इसी के लिए जो हमारा एक नया कल्चर है डेवऑप्स कल्चर, ये पॉसिबल करता है। करेक्ट। इसके पहले कैसे होता था काम वो भी देख लेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेवऑप्स में कल की सारी चीजें। सो यस, हमने देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर क्रिएट हो रहा है तो वो उन स्टेजेस में से जाके ही आपके मोबाइल तक पहुंचता है। ये डिस्कस किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। करेक्ट, पता है ना? एमसीए बीसीए इन स्टूडेंट्स को तो पता ही होता है। हाँ, एक बोल सकते हैं कि इंजीनियर या फिर अदर बैकग्राउंड्स को नहीं मालूम होगा, बट एमसीए बीसीए वाले वही काम करके आते हैं। पता है? अरे हाँ कि ना? आप लोगों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एसडीएलसी की प्लानिंग पहली स्टेज, देन कोडिंग करना, यानी कि पूरा कोड स्टार्ट करना। लेट्स कंसीडर एक हॉटस्टार एप्लीकेशन, मैं हर बार हॉटस्टार ही बोलता हूँ तो हॉटस्टार। ठीक है, कोडिंग लिखना स्टार्ट करोगे। कोडिंग की फाइल्स आपके पास बहुत सारी होंगी। ठीक है, कुछ होगी HTML की, कुछ होगी जावा की, कुछ होगी अलग अलग CSS, फिर जावास्क्रिप्ट होती है ना। इतनी सारी फाइल्स होंगी। अब उन सारी फाइल्स का जब एक साथ वर्किंग होगा तभी आपकी एप्लीकेशन काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये हमने देख लिया था, कल हमने डिस्कस किया था। तो अब उन सारी पैकेज फाइल्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एक ही पैकेज में, एक ही फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा इन सिंपल लैंग्वेज। राइट, तो आईटी में हम क्या बोलेंगे? उसे आर्काइव बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं, या फिर आर्टिफैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्री, पैकेज या फिर आर्काइव्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंसिडरिंग वर्ड पैकेज। ठीक है, और हाई लेवल में जाओ तो आप आर्टिफैक्ट्री भी बोल सकते हो। सो ये बिल्ड करना यानी कि पैकेज क्रिएट करना, बिल्डिंग, ये एक स्टेज रहेगी यहाँ पे। पैकेज क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमारा जाएगा वो पैकेज टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम क्या करती है? उसे अलग अलग तरीके से टेस्ट करती है कि यार उसमें कुछ बग्स है क्या, या उसमें कुछ कोड में कुछ सिंटैक्स एरर है, या फिर कुछ उसमें डुप्लीकेट पोर्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, वो बाद में आपको पता चलेगा जब हम टेस्टिंग वाला टूल देखेंगे। ओके, सो यस, वो टेस्टिंग होने के बाद फिर यस उस पे अप्रूवल मिलना चाहिए कि यार अपना प्रोडक्ट तो रेडी है, उसको मार्केट में लेके आना है। करेक्ट, तो उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपका डेवऑप्स इंजीनियरिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। वहां पे आपको करना पड़ेगा क्या? डिप्लॉय, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो आप करोगे यहाँ पे डेवऑप्स एज अ ऑपरेशन टीम। ठीक है, अब हर एक जगह पे, हर एक स्टेज पे एक एक टूल यूज कर रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं? ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हर स्टेज में, और वही है अपना डेवऑप्स, इंप्लीमेंटिंग ऑटोमेशन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूजिंग मल्टीपल टूल्स कॉम्बिनेशन। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक स्टेज पे हमें कुछ ना कुछ टूल्स यूज करना है, कोई ना कोई टूल यूज करना है। तो गिटहब हमने देखा है, गिटहब क्या करता है? कोड को प्रॉपर वे से मैनेज करने के लिए यूज किया जाएगा। बिल्डिंग में हम मेवन का यूज करेंगे। मेवन क्या करता है?
तो कोड को सारी की सारी फाइल्स को एक पैकेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। देन टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेलेनियम, सोनार क्यूब और बहुत सारे JUnit भी आता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो सिंपली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। देन यस क्वालिटी एनालिसिस आएगा, तो उसमें आप जीरा, सर्विस नाउ, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। देन यस उसके बाद आप जाओगे डिप्लॉयमेंट में एक आएगा क्या, क्लाउड, दूसरा डॉकर कुबरनेटिस की पेयर आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके अलावा अभी कोई भी काम नहीं होता है, हर कोई अब डॉकर कुबरनेटिस का यूज कर रहा है अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। सिंपल है, ठीक है। देन यस आप मॉनिटरिंग करोगे, जब तक कोई एप्लीकेशन मॉनिटर नहीं की जाती तब तक उसमें आने वाले बग्स पता नहीं चलते। हॉटस्टार का कल हमने एग्जांपल देखा था कि यार पहले तो वो बफर होता था, पहले तो वो लोड लेता था या फिर क्रैश हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी वो 40-50 करोड़ की भी व्यूअरशिप मेंटेन कर लेता है। पहले कर सकता था क्या, 4-5 करोड़ पे ही खुश हो जाता था, बट अभी उसकी उतनी कैपेबिलिटी है कि वो 50 करोड़ प्लस व्यूअरशिप मैनेज कर सके। कैसे पॉसिबल हुआ, तो वो क्या कर रहा था, हर बार मतलब जब भी उसमें क्या कहते हैं, वो मॉनिटरिंग टीम उनकी एक सेपरेट बैठी रहती है, ओके, आने वाला जो भी इशू है वो चेक करते रहते कि यार हाँ इसकी वजह से ये इशू आ रहा है, बफर हो रहा है, तो चलो इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मॉनिटरिंग टीम का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि उनको इश्यूज आइडेंटिफाई करके वो डेवलपर्स को बताएंगे, डेवलपर्स फिर उस पर काम करेंगे, देन इशू रिजॉल्व होंगे, ठीक है। इनिशियल लेवल्स पे आपको भी ये जॉब्स ऑफर की जाती है। आपको पूछा जाएगा, आपको क्लाउड वॉच के बारे में पूछा जाएगा, AWS के बारे में पूछा जाएगा इंटरव्यूज में। देन अगर वो क्लाउड वॉच AWS नहीं यूज कर रहे तो कोई दूसरी AWS छोड़ के जो भी क्लाउड है दूसरे GCP का या फिर Azure का, उनमें भी मॉनिटरिंग की सर्विसेज अवेलेबल है, पता है आप लोगों को, राइट। कोई भी क्लाउड ले लो, उसमें मॉनिटरिंग की सर्विस मिल ही जाएगी। बट इनके अलावा ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, ग्राफाना, प्रोमेथियस काफी फेमस है, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि आपको आता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट एनसिबल क्यों यूज किया जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और आपके पास 100-200 कुछ सर्वर्स है और एक साथ आपको एक साथ उस पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, ओके। मल्टीपल सर्वर्स पे अगर कुछ डिप्लॉयमेंट देनी है तो यूजिंग एनसिबल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा। अब इनके अल्टरनेटिव टूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में। आपने कल एक इमेज भी देखा था जिसमें बहुत सारे टूल्स की क्या थी, इमेज में हमने और देखा था कि एक ऐसी इमेज जिसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो कभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब उसमें से बहुत सारे टूल्स क्या हो गए, डिप्रिकेट हो गए और यूज करना बंद भी कर दिए कंपनीज ने। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो नए नए आए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे कि अब मेरी कंपनी ने अभी PagerDuty पे काम करना स्टार्ट किया, पहले वो Zabbix पे काम करते थे, ठीक है। कोई टूल आएगा, कोई टूल जाएगा, कंसेप्ट सेम है इस तरह से, बट उस नए टूल को आपको पढ़ना पड़ता है फिर से और कंसेप्चुअल नॉलेज लगा के वो सारी चीजें फ्लो में लेके आना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी कभी भी नहीं बोलोगे आप कि बाबा ये एक टूल पढ़ लिया बस हो गया। डेवऑप्स में मल्टीपल टूल्स है, जितने दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे काम की चीजें है, ये बता दो, ये आपके दिमाग में रख लेना, ठीक है। हर किसी कंपनी में आपको कोई ना कोई अलग टूल मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और यही जो साइकिल है आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का, इसके वजह से इसका क्या है, लोगो क्रिएट हुआ है इन्फिनिटी वाला। अंडरस्टूड। क्या होता है, ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे, ये होता है आपका डेवलपमेंट टीम का, और ये जो पोर्शन होता है ये आपका कौन सा होता है, ऑपरेशन टीम का। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो CI/CD टूल यूज करते हैं। कौन सा CI/CD टूल, कौन सा यूज करेंगे हम, जेनकिंग्स यूज करेंगे। तो जेनकिंग्स
क्या करने वाला है, तो जेनकिंस करने वाला है इन सभी टूल्स को एक दूसरे से कनेक्ट, ताकि क्या हो, जैसे ही प्लानिंग हो जाए बिल्ड करना स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कोडिंग प्लान, यहाँ पे कोडिंग वाला चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, जैसे कि हमारे डायग्राम में है, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीजें पहले तो मैन्युअली होती थी, राइट ना, गिटहब भी यूज हो गया, चलो ठीक है, मेवन यूज हो गया, चलो ठीक है, बट वो सारी चीजें मैन्युअल हो रही थी पहले। बट इसको, इन सारे टूल्स को एक जगह पे लेके आना, उनको इंटीग्रेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना, ये सारी चीजें CI/CD से पॉसिबल होती है। किससे पॉसिबल होगी? CI/CD से पॉसिबल होगी। और इसमें मेजर काम करता है जेनकिंस, गिटलैब CI/CD, सर्विस CI, ट्रेविस CI, बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। अंडरस्टूड? ठीक है। सो अब यहाँ पे जो आप एक दूसरे से इंटीग्रेट करोगे इन टूल्स को, तो थोड़ा ध्यान देना, ये जो पोर्शन रहेगा डेवलपमेंट टीम वाला, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन रहेगा, so इसे कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। CI में से CI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। सो इतना पोर्शन जो रहेगा आपका डेवलपमेंट टीम से सारे टूल्स को इंटीग्रेट करना, दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। एक टीम जैसे ही कोड लिखना खत्म होगा, वैसे ही बिल्डिंग टीम को पता चल जाएगा मेवन टूल ने काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बिल्ड खत्म होता है, तुरंत किसके पास जाएगा वो? सोनारक्यूब या सेलेनियम के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, और विद इन सेकेंड्स ऐसा कुछ होता है। टूल्स को एक ऐसे फ्लो में रखा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन की जाती है जेनकिंस में, जिससे क्या होगा, हर एक सर्वर, हर एक टूल खुद से ट्रिगर होगा कि हाँ अब मेरी बारी है काम करने की। पहले ऐसे होता था क्या? नहीं, मैंने काम कर दिया, लेट्स कंसीडर एक डेवलपर है विकास नाम का, विकास ने डेवलप किया पूरा कोड, फिर सो गया। वो बिल्डिंग टीम बिल्डिंग यानी मेवन को बताना भूल गया कि यार मेरा कोड तो लिख के हो गया, बराबर है। तो वो कोड ऐसे रह जाएगा, मेवन टीम खाली बैठी है, बराबर है। मेवन टीम क्या कर रही है? खाली बैठी है। फिर वो विकास उठेगा दूसरे दिन, फिर वो चेक करेगा, अरे यार मैंने मेल भेजा ही नहीं, फिर मेल भेजेगा, तब तक मेवन वाला सो गया रहेगा, बराबर है ना। मेवन वाला सो गया उसके हिसाब से, फिर मेवन वाला उठेगा दूसरे दिन, फिर वो चेक करेगा। तो ये सारी झंझट आती थी, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता था। इसकी वजह से एक जब हमने इंटीग्रेशन चालू कर दिया, तब क्या होता है, जैसे ही कोडिंग खत्म हो गई, कोड आ गया गिटहब पे, डायरेक्ट मेवन के पास जाएगा, मेवन बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इन दिस लोकेशन। और यहाँ पे ऑपरेशन के साइड में क्या होगा, तो ऑपरेशन साइड में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके, सो CI/CD का CD जो है वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। इनका तो काम हो गया, बट जब इनके पास आएगा तो ये लोग भी क्या करते हैं, डॉकर कुबरनेटिस ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके रखते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो मोस्टली इसे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहा जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, उसके बाद अगर इन केस क्या होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि बाबा तू मुझे बस प्रोडक्ट मेरे को मुझे दे दे, मेरे स्टोरेज में सेव करके रख, उसको कब मार्केट में लाना है वो मैं देख लूंगा। तो आप इस सिनेरियो में आप कर क्या रहे हो, आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट सिर्फ क्लाइंट को हैंडओवर किया। तो ये होता है कंटिन्यूस डिलीवरी आल्सो। ओके, सो कभी आप डिलीवरी वर्ड सुनोगे, कभी आप डिप्लॉयमेंट सुनोगे, सो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ CI/CD क्या होगा, ठीक है। और सारे टूल्स क्या होंगे वो समझ में आया, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जब आप डेवऑप्स में काम कर रहे हो, डेवऑप्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी चेक कर ली है। अच्छा, AI मोड भी आया है गूगल के पास, ठीक है। AI मोड वाली डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे दिया है फिर से AI ओवरव्यू, आप चेक करो, जो लिखा हुआ है वो देखो,
डेवऑप्स इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। ओके, एक सिंपल सा मेथड हमने डिस्कस किया है। क्या है ये? सिंपल सा मेथडोलॉजी एंड यस डिप्लॉयमेंट अप्रोच एंड एम्फसाइज कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी जो मैंने आपके डायग्रामेटिक आपको जो भी समझाया वो सारा उसने अभी एक जगह पे रिटर्न में लिख के दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे पढ़ोगे वही सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्लियर है? सो यस कल्चरल फिलोसॉफी है, ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। कीवर्ड्स देख लो आप, जो कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी यूज होगा। कोलैबोरेशन, यस दोनों टीम्स में अच्छे से कोलैबोरेट होने वाला है। ओके, यस फीडबैक लूपअप, मॉनिटरिंग का पोर्शन रहेगा। हर कोई किसी ना किसी को फीडबैक देते रहेगा कि आपने ये मिस किया है, ये कुछ किया है, ऐसा वैसा। ठीक है, एंड और एक और बात रहेगी कि ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फील्ड है। इसमें आप क्या करोगे, एक जगह पे कभी आप स्टक नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। ये इसका मेन मोटिव रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जिस काम को हम एक साल में करते थे वो काम अभी हम 3-4 महीने में कर देते हैं। बराबर, तो टाइम रिड्यूस हो रहा है, ऑटोमेशन क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज इफिशिएंसी आपकी अच्छी हो रही है यहाँ पे, और ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी ठीक रहती है, अच्छी रहती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाई यू वांट टू स्विच टू डेवऑप्स, सो जस्ट आप उनको ये बेनिफिट्स बता दो डेवऑप्स के। ठीक है, अच्छी खासी एक डेफिनेशन मिल जाए। नहीं ये यहाँ पे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाओ। मैंने जो बताई वही कैरी करना है, जरूरी नहीं है। व्हाट इज डेवऑप्स? तो डेवऑप्स इज नथिंग बट द मेथोडोलॉजी implementing automation in each and every steps of software development life cycle. करेक्ट, ये मैंने बनाई है, आप आपके हिसाब से बनाओ। हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग दिख जाएगा आपको, हर कोई अपने हिसाब से अलग से डेफिनेशन बनाएगा। सो आप भी बना लो। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारा कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था। अभी जो हमें काम करना है वो चेक करना है कि यार पहले डेवऑप्स के पहले क्या काम नहीं होता था। डेवऑप्स में तो ऑटोमेशन है, हमने डेवऑप्स देख लिया, बट उसके पहले क्या होता था वो देखा ही नहीं। करेक्ट, तो उसके पहले जो भी मेथड्स यूज होती थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डेवऑप्स के पहले एक होता था वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। कौन सा? वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्या होता था? तो स्टेप बाय स्टेप लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिक्वेंशियल अप्रोच, लीनियर। ठीक है, अब इसे अगर डायग्रामेटिकली आप चेक करो तो इस हिसाब से। ठीक है, कोई अच्छी वाली है क्या? यस, ओके, इसको ओपन करके देखते हैं। अब मैं ये इमेजेस बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बनाइए ये वाली, बट ठीक है, आपको गूगल से अच्छे खासे ग्राफिकल्स में मिल जाती है तो वो यूज कर लेते हैं ना अपन। तो देखो इस इमेज के बारे में देख लो, जो भी आप प्रोसेस करते थे पहले वो क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप करते। वाटरफॉल आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, पुणे के आसपास बहुत सारी वाटरफॉल्स है, आप जाके घूम के भी आ चुके हैं। इस बारिश में कोई गया है? कहाँ गए आप लोग? हाँ, काड़ू, ओके ओके, और देवकुंड, बहुत सारे अपने पास वाटरफॉल्स है पुणे में। हर 50 किलोमीटर के अंदर में मिल जाता है सब कुछ, घूमने फिरने के सारे लोकेशंस। ठीक है, सो उसी के हिसाब से, वाटरफॉल के हिसाब से ये काम करता है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, डिजाइन एनालिसिस वो सारी चीजें तो छोड़ दो, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं वो।
बड़ी चीजें आती है जब आप इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हो, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, वो सारी चीजें। होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअली ये स्टेजेस के अपने स्टेजेस हमने जो डिस्कस किए उसके हिसाब से नहीं दिया है उसने। डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, इसमें दिख रहा है हमें कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज ओपन करो, दिखने वाला एक ही वे में दिखेगा, वो एक सिंपल सा स्टेयर के जैसे। अब इसमें होता क्या है, वाटरफॉल मेथड में कौन से ड्रॉबैक्स थे या फिर कैसे काम होता था वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें काम कैसे होता था वाटरफॉल मेथड में, एकदम लेट्स कंसीडर करो कि आप कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो कोड कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो, सारा कोड आपको एक साथ लिखना था। ठीक है, सारा कोड आपको क्या करना था, एक साथ लिखना था, एक ही पेज पे लिखना था। एक पेज बोलो या फिर अलग पेजेस बोलो, बट लिखना एक ही टाइम पे था। जब तक पूरा कोड लिखोगे नहीं तब तक वो आप टेस्टिंग के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए भेज नहीं सकते। इस तरह से काम होता था। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप बोलो तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लो। ठीक है, अगर आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, उसके बाद आप अगर आप क्लाइंट को बोलोगे कि आप चेक करो, आपको कुछ इश्यू होगा तो बताना भी मत। ठीक है, अदरवाइज उसमें चेंजेस होने वाले हैं क्या, पूरी बिल्डिंग अगर बन के रेडी है, उसमें कुछ चेंजेस अगर बोलेगा कोई तो फिर से तोड़फोड़ करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट टू बॉटम करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो वो सारी चीजें इसमें इशू आता था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं था। मजदूर आएगा कब, वो काम करेगा कब, ठेकेदार को पता ही नहीं कि मजदूर आया है कि नहीं, वो सारी चीजें। इस मीन्स लाइक मैंने जो इसके पहले बोला था ना कि विकास डेवलप करने के बाद, कोड लिखने के बाद सो गया, फिर मेवन वाला दूसरे 3-4 दिन बाद सो के उठा, फिर उसने काम करना स्टार्ट किया, तो ये प्रोसेस होती थी इसमें। ठीक है ओके, तो ये फ्लो में जो ये काम हो रहा है, जब तक पूरा काम खत्म नहीं होगा तब तक क्लाइंट के पास भी नहीं जाए, तो ये एक ड्रॉबैक था। समझ में आया। अब ये ड्रॉबैक आपको समझ में आया हो तो इसके बाद आया है वाटरफॉल के बाद एजाइल मेथोडोलॉजी। डेवऑप्स डायरेक्टली नहीं आया बाबा, डेवऑप्स के पहले एजाइल मेथोडोलॉजी आया। ठीक है, तो एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता था, इसमें भी वही स्टेजेस रहने वाली है अपनी, बट यस इसमें होता है स्प्रिंट में काम, छोटे छोटे टुकड़ों में काम। अब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर से, अब टुकड़ों में काम करना मतलब लेट्स कंसीडर करो आपने पहले तो ग्राउंड फ्लोर वाला पूरा पोर्शन बना लिया। अब बनाने के बाद आप क्लाइंट को बता रहे हो कि भाई ग्राउंड फ्लोर बन के रेडी है, देख लो, आप चेक कर लो पहले, नहीं तो बोलोगे बाद में मत बोलना कि कोई इश्यू है और चेंजेस चाहिए। बन गया, चेक करो, चेंजेस अभी चाहिए अभी बताओ, अभी कर लो। और एप्लीकेशन के हिसाब से बोले तो जस्ट आप लॉगिन पेज चेक कर लो। हाँ, लॉगिन पेज बना लिया उसने, उसके लिए एक छोटा सा स्प्रिंट रहेगा, मतलब वो 4 वीक का एक स्प्रिंट होता है। उस हिसाब से क्या करेंगे, वो एक लॉगिन पेज क्रिएट करना स्टार्ट कर लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, उसको आप पैकेज क्रिएट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, वो सारी चीजें करके उसको रेडी करेंगे एंड देन क्लाइंट को दिखा देंगे। लॉगिन पेज क्रिएट हो गया, आप चेक करो, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो अभी बता दो, अदरवाइज उसके बाद नहीं होगा। समझे। तो ये छोटा सा काम हो गया, लॉगिन पेज बन गया। उसके बाद वो होम पेज पे जाएगा, होम पेज में फिर से वो काम करेगा। ठीक है, फिर से वो क्लाइंट को दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्लाइंट के पास बार बार जा रहे हैं, क्लाइंट को चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी हमने किया है वो चेक करो, उसको कंफर्म करो, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो वाटरफॉल में हमें क्या करना चाहिए, करना था कि पूरा कोड एक साथ लिखना था, उसको लग गया 1 महीना। बट अब हमें क्या करना है, सिर्फ लॉगिन पेज का लिखना है स्प्रिंट में, ठीक है। अब लॉगिन पेज को अगर हम लिख रहे हैं तो छोटा सा काम है, पट से हो जाएगा, और पट से हमारे क्लाइंट के पास भी हम चेक कर लेंगे, बराबर है। अब ये चीजें थोड़ा फास्ट होना चालू हो गया, क्योंकि पूरा कोड तो लिखना नहीं है, छोटा सा कोड लिखना है, अप्रूवल लेना है और उसको कंफर्म करना है, करेक्ट। नहीं तो पूरी बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग में कोई चेंजेस चाहिए तो फिर से तोड़फोड़, वाटरफॉल वाला काम हो गया वो। अब कौन सा बेटर है, वाटरफॉल या फिर एजाइल? राइट, इसमें अब टाइम ड्यूरेशन भी कम हो गया। अगर वाटरफॉल में आपको 1 साल लग रहा है तो यहाँ पे आप अब 6 महीने में काम कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्प्रिंट स्प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। आया ध्यान में एजाइल कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, एक ऐसा था एक इमेज जिसमें स्प्रिंट वगैरह सब कुछ दिखाया था। एजाइल वाटरफॉल को छोड़ दो, ये वर्ड यहाँ पे आया इसलिए वो नहीं दिखा रहा है ठीक से, कंपैरिजन दिखा रहा है सबका। हाँ, यस दिस वन। अब जो मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंट क्या होता है, तो स्प्रिंट एक आपका रूटीन रहता है कि आपको इतने वीक्स में वो काम कंप्लीट करना ही है, तो 1 से 4 वीक्स का वो रह सकता है। छोटा काम है तो 1 या 2 वीक्स में कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 4 वीक्स, उतने में आपको काम करके देना पड़ता है। तो उसके बाद आपका डेली स्क्रम कॉल भी होता है इस एजाइल मेथोडोलॉजी में। हर सुबह 10 बजे आपका एक कॉल रहेगा जिसमें आपको हर चीज डिस्कस करनी है, आपका काम कितना हुआ है वो सारा डिस्कस करना है, समझ में आया, ठीक है। एंड देन यस, जो भी आप काम करते हो उन सब को आपको टिक करते जाना पड़ेगा। टू डू आपका एक टू डू लिस्ट रहेगा, आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब जब तक क्लिक करोगे आपको मैनेजर को हर बार बताना पड़ेगा, हर रोज बताना पड़ेगा कि आपका क्या चल रहा है, कल क्या था, आज क्या प्रोग्रेस है। उसे कहेंगे आप क्या, स्क्रम कॉल या फिर डेली मीटिंग्स जो आपकी 10 बजे होती है। और यही चीजें आपको बतानी पड़ेगी कहाँ पे, इंटरव्यूज में भी, कि यस आई एम माय डेली रूटीन इज लाइक अटेंडिंग माय स्क्रम कॉल, एक्सप्लेनिंग हिम व्हाट वी डिड यस्टरडे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो और टुडे, समझे। तो ये एक दो लाइंस आपके इंटरव्यूज, आपके इंट्रो में ऐड कर लेना, समझे। अब वाटरफॉल और एजाइल का डिफरेंस समझ में आया। अब ये देखो, जो एजाइल है, एजाइल में जो हम यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं था। एजाइल अभी हम टूल्स यूज करके काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं था, छोटे छोटे पार्ट्स पे हम काम तो कर रहे हैं, बट ये यस ये भी अब थोड़ा सा टाइम थोड़ा कंज्यूम कर रहा था, और कंप्लीट ऑटोमेशन हम नहीं लगा पा रहे थे, कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं लगा पा रहे थे। अब इसमें होगा क्या, अब इसका एक सेपरेट वर्जन आया, इसी का एक एडवांस वर्जन, मतलब अब है आपका डेवऑप्स। काम होगा स्प्रिंट के हिसाब से ही, एजाइल के हिसाब से ही, बट ये कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ। समझ में आई बात। तो डेवऑप्स इज नथिंग बट अ एडवांस वर्जन ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। क्लियर है, कोई इश्यू इसमें। अब समझ में आया कि डेवऑप्स के पहले कैसे काम हो रहा था और डेवऑप्स क्या है, ठीक है। सो आपको वाटरफॉल के बारे में भी पता होना चाहिए, एजाइल में आप कैसे आए हो, हर किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। अब जब तक ये चीजें पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार डेवऑप्स यूज कर रहे पर क्यों कर रहे। अंडरस्टूड, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं है, क्लियर, मेरी वर्डिंग क्लियर है, समझ में आ रही है सब कुछ, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके,
सो यस, ऐसा रहेगा आपका डेवऑप्स के पहले का एनवायरनमेंट। अब डेवऑप्स में हम कंप्लीट ऑटोमेशन यूज करेंगे। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिक्वायरमेंट से, अब रिक्वायरमेंट से जाएगा ये लॉन्च तक। लॉन्च करने के बाद क्लाइंट बोलेगा कि थम्स अप, तब उसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। अब नया काम करेंगे, फिर से उसको डेवलप करेंगे। अब लास्ट में जाके पूरा का पूरा कोड मर्ज करके हम अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे। तो ये छोटे छोटे स्प्रिंट्स में आपको काम करना रहेगा। गॉट इट? ठीक है। और हाँ, नो, क्लाइंट वांट इट कि बाबा हर चीज आप मुझे एक्सप्लेन करो। जब भी कोई काम कंप्लीट कर रहे हो आप, तो क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे दिखाओ, मेरी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, मेरे डेटा पे काम कर रहे हो आप, तो जब तक आप मुझे दिखाओगे नहीं आगे मत बढ़ो। अब ये भी हो रहा है, क्लाइंट खुद से बोलता है कि पापा मेरे को हर हफ्ते में बताओ कि क्या कर रहे हो आप लोग। तो हर फ्राइडे आपका एक वीकली मीटिंग रहेगा, जिसमें आपके डेवलपर्स भी रहेंगे, आपके टेस्टर्स भी रहेंगे, आपके डेवलप्स इंजीनियर भी रहेंगे, मैनेजर रहेगा, उसके ऊपर वाला मैनेजर रहेगा, टीम लीड भी रहेगा, सारे कुछ रहेंगे वहां, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि पूरे वीक में आपने क्या क्या किया और आपकी ड्रॉबैक्स क्या है, आपके ब्लॉकिंग पॉइंट्स क्या है, आपके प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, ये एक वीकली कॉल रहता ही है, आपको भी फेस करना है, मतलब करना है। आप जो भी काम करोगे हर वीक में आपको देना पड़ेगा उसका रिपोर्ट। मे बी आपको एक्सेल बनाना पड़ेगा, मे बी आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, मे बी आपके वर्ड पे जो भी है, जैसे भी आप करो, आपको करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये डेली रूटीन रहेगा आपका। अब वो डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, वो 1 वीक में रखता है कि 2 वीक में रखता है, या फिर हर 3 दिन बाद रखता है। इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशंस और काम। ठीक है, सो ये जरूरी बात है, क्लाइंट खुद से बोलता है। उसमें सारे कुछ मैनेजर के मैनेजर ऐसे भी लोग आते हैं क्लाइंट के हिसाब से। क्लाइंट के भी कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स वो समझने के लिए रहते हो आप, जो आप बोलने वाले हो वो तो क्लाइंट को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। क्लाइंट का कोई इंजीनियर रहेगा जो समझदार रहेगा, वो वहां पे कनेक्टेड रहेगा आपके साथ क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कि ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो वो ऐसा क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले आपको। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारी चीजें। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है? आगे बढ़े फिर क्या करें अभी आगे बढ़ के? डेवऑप्स पे जाए। ठीक है, सो अब आपके डायग्राम पे जो मैंने पहला टूल लिखा हुआ है वो टूल स्टार्ट कर। ठीक है, डेवऑप्स, चाहे वो आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप टेस्टर हो, या कहीं पे भी काम करो आईटी सेक्टर में, आपको गिटहब आना ही चाहिए। आपको गिटहब आना ही चाहिए। उसके पहले एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वर्जनिंग। व्हाट इज वर्जनिंग? हाँ, व्हाट इज वर्जनिंग वो बताओ। वाटरफॉल आपने सीख लिया, एजाइल आपने सीख लिया। ओके, इसमें और कुछ ऐसा और कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है जो हम डिस्कस करते रहे, तो इतना सफिशिएंट है। हमारा मोटिव है कि हम डेवऑप्स पे काम करें। तो बोलो वर्जनिंग मतलब what? क्योंकि गिटहब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपका वर्जनिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ पे गिटहब पे अच्छे से समझ पाओगे कि यार कैसे काम हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय वर्जन? व्हाट इज मीन बाय वर्जन? बोलो, ऑनलाइन आपको आंसर होगा पता तो बता दो। ओके,
आई थिंक चार्ट्स आई है हमारे पास। यस स्नेहल, अंकित। Yes, sir. It is like means giving a unique means number for each update we can say. ओके, गुड। And प्लीज। it helps to track whatever the changes. राइट। अंकित। Ankit, actually we are not able to hear you. Maybe you have an issue with your mic. Still not. Okay, Ankit, no worries. Whether you have to fix your mics first. हाँ, सो यहाँ पे ऑफलाइन में कौन बताएगा वर्जनिंग मतलब क्या होगा? बोलो। अरे हर रोज आप हर महीने में आप व्हाट्सएप को अपडेट करते हो ना? समथिंग अपडेटेशन इन एनी एप्लीकेशन, और कुछ अच्छे से। और चलो अब आप आपके पुराने कंसेप्ट को याद करो। S3 पढ़ा है? पढ़ा है क्या? वर्जनिंग नहीं पढ़ा वहां पे? वर्जनिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? हाँ, फिर कैसे बोल रहे हो आप कि आपको वर्जनिंग नहीं मालूम? S3 में वर्जनिंग पढ़े हो तो फिर बताओ मेरे को वर्जनिंग मतलब क्या होगा? बैकअप एंड रिकवरी। और वर्जनिंग बैकअप और रिकवरी, बट मुझे अच्छे से आंसर चाहिए। आप बोल सकते हो बैकअप में, बट ठीक है। वर्जनिंग एक्चुअली क्या होगा? वर्जनिंग होगा जब भी आप आपके एग्जिस्टिंग फाइल्स में या फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कुछ नया ऐड करते हो और उसको सेम नाम से बट यस एक डिफरेंट आईडी के साथ सेव करोगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप आपका पुराना जो कोड रहेगा उसको आप बाद में कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े उसको रिट्राइव कर सकते हो। आपके पास ओल्ड वाला भी अवेलेबल है, न्यू वाला भी अवेलेबल है, बस आपको उसको टैग डिफरेंट डिफरेंट देना पड़ेगा। एक को आपने दे दिया V1, दूसरे को दे दो आप नए फीचर्स ऐड करने के बाद, नया कुछ ऐड करने के बाद उसको आप दोगे क्या? V2। आपके पास V1 ओल्ड वाला भी अवेलेबल है। जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी कि यार V2 तो काम नहीं कर रहा ठीक से, मेरा V1 अच्छा था, आप कभी भी V1 को रिट्राइव कर सकते हो, V1 को एक्टिव कर सकते हो। समझ में ये बात? सो वर्जनिंग इट मींस नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन इन योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कीपिंग इट सेफ विथ डिफरेंट विथ यूनिक आईडीज। ट्रैकिंग एंड रिट्राइविंग बोल सकते हो, हर कोई अलग अलग डेफिनेशन दे देगा। मेन पोर्शन है कि आपका जो कोड है आप अच्छे से ट्रैक कर सको कि आपने पहले क्या किया था, अब क्या कर। ठीक है। अब अगर आपको पुराने कोड की रिक्वायरमेंट है तो पुराना कोड भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, उस पर काम करना फिर से स्टार्ट कर सकते हो। मॉडिफाइंग, रिट्राइविंग, ट्रैकिंग, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो फॉर वर्जनिंग। एंड ऑफ कोर्स बैकअप तो रहेगा ही रहेगा। करेक्ट, बैकअप तो रहेगा। तो यही सारी चीजें अब हमारे कोड के साथ हमें करनी है यूजिंग गिट एंड गिटहब। व्हाट इज गिट? तो गिट इज नथिंग बट अ सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। व्हाट इज इट? सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। अब जो BCA MCA करके आए हैं वो लोग बताए कि व्हाट इज गिट। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। क्वाइट मत रहो, शांत मत रहो।
वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गुड। और अरे आपने आपके एजुकेशन जो साइकिल है उसमें पढ़ा है आपने गीत, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने जावा का कोड लिखा, HTML का कोड लिखा, उसको सेव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कौन है BCCM से, बताओ आप बताओ। 4 और कौन कौन है? फिर बता क्यों नहीं रहे आप? नुपुर ना, सॉरी समृद्धि, ओके। आप सबके नाम मुझे याद करने में टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है मैं मिस करूं किसी का नाम, किसी का नाम किसी को बोल दूं। सो अब माइंड मत कर, बस बोलो। यूज किया था कि नहीं किया था? सोचा था कि यार आगे जाके मेरे को यही काम आने वाला है? नहीं सोचा था ना? ऐसा होता है, तो चलो कोई बात नहीं। अब मैं हूं ना यहाँ पे, मैं पढ़ा लेता हूँ। सो क्या है गीत, तो गीत, अरे पहले तो अच्छे से दे रहा था ये, अभी क्यों नहीं दे रहा? ठीक है। सो ये गिट क्या है? तो गिट एक सिंपल सा आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल या फिर वर्जन कंट्रोल टूल बोल सकते हो आप, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें देखना है। SCM के पहले भी हमारे पास सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल में भी 2 टाइप्स के टूल्स आते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अभी इसमें क्या बोल रही है? गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड उसके अलावा और कौन सा है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ साथ और कौन सा था, मतलब गिट के पहले कौन सा यूज का होता था। सो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्सेस सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये देख लेते हैं। सो सिंपल सा, अब मैं एक डायग्राम ओपन करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो डायग्राम कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा। अब ये क्लियरली ओपन हो जाना चाहिए। अब ये मैं फिर से क्रिएट कर सकता था, बट विजुअलाइजेशन जब तक अपने आंखों को दिखता नहीं है आप अच्छे से समझते नहीं है, बराबर है। मैं कितना भी बोल लूं, जब तक आप उसको विजुअलाइजेशन में देखोगे नहीं, दिमाग में क्लिक होता है क्या? मूवी का कोई सीन अच्छे से आ जाता है, बराबर है। वही अगर आप बुक में पढ़ो तो याद आता है क्या? स्टोरी आप ऐसे पढ़ लो बुक में तो याद नहीं आएगी, वही आपको मूवी बना के बताई जाए तो याद रहती है। हीरो हीरोइन, उसने क्या ड्रेस पहना था, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन, अरे इस लोकेशन तो मैं भी गया था वहां पे, ऐसे कुछ बोलते हो आप लोग। परफेक्ट है, करेक्ट है, राइट। सो यस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स 2 टाइप्स, एक सेंट्रलाइज और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन। अब इसमें होता क्या था? सेम है जैसे हमने वाटरफॉल पढ़ा और अब डेवऑप्स काम कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये भी है। यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब अब आपको रिपोजिटरी क्या है ये बताने की जरूरत है मुझे। व्हाट इज मीन बाय रिपोजिटरी? व्हाट इज मीन बाय रिपोजिटरी? अरे ऐसे ऐसे ब्लैंक होके आ रहे हो आप लोग ना, कि आपने लिनक्स में पढ़ा ही नहीं है सारी चीजें। रिपोजिटरी क्रिएट करना नहीं पड़ा आप लोग, फिर याद करो। नहीं आ रहा यार? अरे रिपोजिटरी एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी डायरेक्टरी, एक ऐसा फोल्डर जहां पे आप आपके पैकेजेस को सेव करके रखते हो, आपके सोर्स कोड को सेव करके रखते हो। जो भी आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड करो और इस रिपोजिटरी में रख लो। लिनक्स में आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो पैकेज मैनेजमेंट में,
रिपोजिटरी क्रिएशन, पैकेज डाउनलोडिंग, रिपोजिटरी में रखो, जब जरूरत है उसमें उस रिपोजिटरी से उसको यूज करो. मराठीमध्ये संग्रह, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, इकट्ठा करना. ठीक है. So repository is the location where you are storing your what source code. ठीक है. अब ये जो सेंट्रलाइज था, ये कैसे काम करता था? तो एक ही रिपोजिटरी होती थी सेंट्रलाइज वे से, मतलब ये कोई क्लाउड पे है कंसिडर. ओके, क्लाउड पे है. तो क्लाउड पे रिपोजिटरी बनी हुई है. अब आप 3 लोग हो जो काम कर रहे हो. अब इसमें क्या होता था, कैसे काम होता था वो देख लो. यहाँ पे आपको 24/7 रिपोजिटरी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा कहाँ पे है? रिपोजिटरी पे. आपके पीसीज में अवेलेबल नहीं है. इसमें आप सबसे पहला ड्रॉबैक कौन सा रहेगा? रिपोजिटरी अगर डाउन होगी तो कोई तीनों में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा. कर पाएगा? तीनों में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा. और यस, 24/7 कनेक्टेड रहना है, उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और इवन आपके लैपटॉप में बैटरी भी चाहिए. बराबर है? बैटरी डेड, लैपटॉप गायब, खत्म. अब ये काम नहीं कर पाएगा. बट ये सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, यहाँ पे बैकअप वाला कोई सिस्टम दिख रहा है क्या आपको? ये डाउन हो गया तो तीनों काम करना बंद कर देंगे, मतलब आपका काम ठप. बराबर? ठीक है. किसी के पास भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरा डेटा यहीं पे था. काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, कमिट कर रहे थे, और वही काम ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था. अब इसमें ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे बैकअप वाला सिस्टम ही नहीं हो रहा है. ठीक है, समझ में आया? सेंट्रलाइज में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला, बैकअप नहीं हो रहा था. डाउन आपकी एप्लीकेशन कभी भी डाउन में जा सकती है. आपका उस डाउन में जाने से क्या होगा? आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा. तो इसका एडवांस वर्जन लेके आए. फिर क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 रिपोजिटरीज. एक है आपका सेंट्रलाइज, और ये एक है आपका लोकली. कौन सा है? लोकली. समझ में ये बात? अब लोकल रिपोजिटरी और आपका वर्किंग कॉपी, मतलब ये आपके 3 लोगों के लैपटॉप्स. वर्किंग कॉपी मतलब 3 लोगों के लैपटॉप्स. अब उसी लैपटॉप में आपकी एक रिपोजिटरी आपको क्रिएट करना है, जहां पे सारा कुछ अपडेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा, अपडेटेड पोर्शन रहेगा. समझ में आई बात? ठीक है. अब क्या कर रहा है? अब इसका एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले, अगर ये रिपोजिटरी डाउन हो गई, तो इसका जो भी डेटा है हमने यहां पे लेके रखा है, तो अब ये वर्क करना बंद करेगा क्या? नहीं, इसके पास डेटा है इसके लैपटॉप में, तो ये कभी भी काम करना बंद नहीं करेगा. वर्किंग करना उसका कंटिन्यू चालू रहेगा. अब सेम कंसिडर करो, अब ये पूरा का पूरा, ये इसका दोनों वर्किंग कॉपी, इसका लैपटॉप ही खत्म हो गया, फिर बाकी दोनों पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो तो अच्छे से, उसके लैपटॉप में भी रिपोजिटरी है, इसके लैपटॉप में भी रिपोजिटरी है. तो फिर कोई किसी का लैपटॉप को कोई इशू भी आ जाए, उसका रिपोजिटरी वो काम करना बंद भी कर दे, तो दूसरा काम करते रहेगा, ये अपना काम करते रहेगा. यहाँ पे जो भी अपडेट करेगा वो अपने सेंट्रलाइज में भेजते रहेगा. ठीक है. अब सेंट्रलाइज में भेज दिया इसने पूरा अपडेटेड कॉपी. जब भी वर्कर 1 का लैपटॉप एक्टिव होगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपडेटेड डेटा है, वो डेटा अपने लैपटॉप में कैप्चर कर लेगा. समझ में आई बात? जब भी इसका लैपटॉप एक्टिव होगा, वो क्या करेगा? रिपोजिटरी सेंट्रलाइज में से पूरा डेटा अपने लैपटॉप में लेगा. फिर से क्या बोलेंगे उसको? बेफिक्र होके काम करना शुरू कर देगा. तो यहाँ पे कोई डाउनफॉल आया क्या? नहीं आया. यहाँ पे
बैकअप है हर किसी के पास, इवन आपकी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी भी अपडेटेड है। अब डाउन भी हो गई, इसका रिप्लेसमेंट आने तक आप तीनों काम कर सकते हो। इवन वन मोर एक कि आपको कनेक्टेड भी नहीं रहना है 24/7। बराबर है? सबको समझ में आया ये सब? आई बात ध्यान में? ठीक है। प्रॉब्लम है हिंदी में, ठीक है, बट थोड़ा बार तो समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या? थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ओके, बट मेरी वर्डिंग, मैं सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आपको समझ रहा है? ठीक है, तो ये बात समझ में आई? ठीक है। सो अब इसके एडवांटेजेस आपको पता चल गए। तो ये जो होता था सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें एक टूल यूज होता था SVM। ठीक है, आपको ये अगर आप अल्टरनेटिव्स के बारे में, गीट अल्टरनेटिव्स अगर आप चेक करो तो इसमें मिल जाएगा आपको SVN सब वर्जन, जो कि अभी यूज नहीं होता है। किसने यूज किया? किया है क्या किसी ने? नहीं ना, ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको मिल गया उसका। तो वही आपको बता रहा है कि गिट क्या है। तो गिट इज नथिंग बट अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, distributed version control system designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency। समझ में आया बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वो खुद से बता रहा है बाबा गिट मेरा मैं क्या हूँ, इजी टू लर्न एंड यस टाइनी फुटप्रिंट, लाइटिंग फास्ट परफॉर्मेंस। तो बहुत सारा इसका एडवांटेज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है आपके विंडोज में, या फिर आप लिनक्स मशीन यूज करते हो तो लिनक्स में क्या करोगे आप, apt इंस्टॉल गिट, yum इंस्टॉल गिट। क्लियर है? तो डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में आपके पास गिट अवेलेबल हो जाएगा। लेट मी सर्च। सो गिट जब आप इंस्टॉल करोगे आपके लैपटॉप में तो आपके पास 3 पोर्शंस आ जाएंगे, गिट GUI, गिट बैश एंड गिट CMD। ठीक है, और ये गिट बैश क्या है? तो गिट बैश आपका SSH एजेंट है। क्या है ये? SSH एजेंट। इसको नहीं पता व्हाट इज द वर्क ऑफ SSH एजेंट? मैंने बोला था, कल ही बोला था कि बाबा लिनक्स वाले क्वेश्चंस छोटे छोटे मैं पूछने वाला हूं। रिमोट एक्सेस लेने के लिए SSH एजेंट का यूज होता है। बराबर? तो जब आप गिट को इंस्टॉल कर लोगे तो सबसे पहला आपको इसका CLI कमांड लाइन कंप्लीट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस काम करने वाला है, इसमें हमें CLI से काम करना है। तो गिट की सारी कमांड्स आपको आनी चाहिए। ओके, सो क्या करोगे आप, गिट की चीट शीट ओपन करके रखना। ऑफिशियल चीट शीट भी मिल जाएगी, गिटहब के पास है, या फिर आप अलग अलग कंपनीज की भी चीट शीट्स यूज कर सकते हो। गिट एकदम इजी टू यूज है। कैसे दिखेगा आपके सिस्टम में, तो कहीं पे भी जाओ, लेट्स कंसीडर यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे हूँ, एक यहाँ पे देखो, राइट क्लिक करने के बाद गिट GUI, गिट बैश आया। ठीक है, मोबो एक्सट्रीम आपको तो पता ही होगा, ये भी SSH एजेंट है, इसलिए मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू में एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस फोल्डर को मुझे क्या करना है, रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे जा रहे हैं ना, किस पे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे। तो हमारे लोकल लैपटॉप में एक रिपोजिटरी बनाना जरूरी है, जरूरी है ना। तो ये रिपोजिटरी आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? मैंने क्या किया, फोल्डर क्रिएट किया, इस फोल्डर में जा रहा हूं। अब फोल्डर में जाने के बाद ये तो एम्प्टी है,
मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं गिट बैश कर दूंगा। क्या करूंगा? गिट बैश। अब गिट बैश करने से आप क्या कर सकते हो, आपके लिनक्स, आपके लैपटॉप में, विंडोज लैपटॉप में आप करोगे क्या, तो लिनक्स वाली कमांड यूज कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांटेजेस मिल जाता है। ठीक है, अब ये फोल्डर, इसको रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या है, न्यू फोल्डर वाले में है। अब रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली कमांड हम यूज करेंगे git init। कौन सी कमांड यूज करेंगे? git init। git init कर लो, ये आपका हो जाएगा रिपोजिटरी में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिपोजिटरी में। कैसे अंडरस्टूड करेंगे कि रिपोजिटरी में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आप ls करके चेक करो, ls-a करो, यहाँ पे दिखेगा आपको .git। क्या दिख रहा है आपको? .git। जो जिस भी फोल्डर में .git दिख रहा है, ये कंसीडर कर लो कि वो क्या है, गिट रिपोजिटरी, आपका लोकल रिपोजिटरी। समझे बात? ठीक है, सो फिलहाल के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। गिट की सारी कमांड्स हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम वगैरह सब कुछ आप पढ़ के रखो अच्छे से। वो डिसएडवांटेज, एडवांटेज, वाटरफॉल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एजाइल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सब कुछ निकाल के रखो। और अब डेवऑप्स यूज कर रहे हैं तो डेवऑप्स के बेनिफिट्स आपके पता होने चाहिए। और मैं कभी भी आपको डिफरेंसेस पूछते जाऊंगा। क्लियर है सारी बातें? ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो लेट्स स्टॉप हियर।